जब ये धुआं खत्म हो गया तो श्रद्धा ने एक जानिब कदम बढ़ा दिए। फर्क था दोनों में, श्रद्धा एक चुड़ैल थी, हर वक्त बुरी सोचों में मुब्तला रहती थी और कभी किसी वक्त भी रत्ना का दिल इसकी जानिब मायल नहीं हुआ था, बल्कि वो श्रद्धा से नफरत करती थी और इस बात की ख्वाहिशमंद रहती थी कि जैसे ही मौका मिले वो श्रद्धा से निजात हासिल करे। लेकिन संपूर्णी की तरफ इसका दिल मायल हो रहा था। इसने संपूर्णी से पूछा, संपूर्णी क्या तुम अपना कद नहीं बढ़ा सकती? जवाब में नन्ही सी मूर्ति मुस्कुरा दी। फिर इसने कहा, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, लेकिन हर चीज़ के कुछ मसले होते हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं एक सीधी सादी सी लड़की थी। हम 7 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। माता पिता की बड़ी आरज़ू थी एक के भाई पैदा हो। एक भगत था पूरनदास, बज़ाहिर तो वो भगत नजर आता था मगर अंदर से शैतान था। उसने मेरे माता पिता को तजवीज़ पेश की कि अगर वो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं तो इन्हें एक बेटी की कुर्बानी देना होगी। वो इस बेटी को भगत पूरनदास के सुपुर्द कर देंगे। मेरे माता पिता ने ये बात मान ली। ऐसा होता है कभी कभी, इंसान अपनी ख्वाहिशों में इतना बुरा हो जाता है कि फिर वो इंसान ही नहीं रहता। उनके यहाँ बेटा पैदा हो गया, मैं जो कि सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे पूरनदास के सुपुर्द कर दिया। पूरनदास काले जादू का माहिर था, उसने मुझे शक्ति देना शुरू कर दी। असल में मेरे रूप में वो अपने आप को ताकतवर तरीन बनाना चाहता था। इसने बड़े बड़े जाप करके मुझे संपूर्णी देवी बना दिया और इसके लिए वो मुझे इंसानों का खून इस्तेमाल कराता रहा। इंसानी खून पी पी कर मैं जीती थी और इसके साथ साथ मैं इल्म सीखती जा रही थी, लेकिन मुझे पूरनदास से नफरत थी। उसने मुझसे मेरा घर छुड़ा दिया था। अपनी हवस पूरी करने के लिए उसने एक इंसान से पत्थर बना दिया था। फिर बात बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि मेरी शख्सियत ही खत्म हो गई। पूरनदास ने मुझे इस छोटे से कद में तब्दील किया, लेकिन इस वक्त कुछ और देवी देवताओं का झगड़ा चल गया और पूरनदास मारा गया। मैं जो शक्ति हासिल कर चुकी थी वो मशरूत हो गई, यानी अगर कोई जाप करके मुझे हासिल करे तो मैं इसकी गुलाम बन जाती। यहाँ तक कि रंधेरा खुद मुझे हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इस जाप को करने की हिम्मत नहीं रखती थी। जाप बहुत खतरनाक था और इस बेचारे मुसलमान आदमी ने गलत फहमी की बिना पर वो जाप कर लिया, क्योंकि वो इसके खतरनाक होने से वाकिफ नहीं था। रंधेरा असल में ये चाहती थी कि वो शख्स जाप करके मुझे अपने कब्जे में करे और रंधेरा ममदू को अपने कब्जे में करे। इस तरह मैं ममदू के ज़रिए रंधेरा के कब्ज़े में चली जाती, जैसा कि ममदू ने मुझे तुम्हें बख्श दिया। मेरा मतलब है कि इसके ज़रिए मैं तुम तक आ गई। इस तरह अगर रंधेरा ममदू से कहती कि मुझे इसके हवाले कर लिया जाए तो मैं रंधेरा के कब्ज़े में चला जाती, मगर अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। वो शैतान की बच्ची मुझे अपने कब्ज़े में करके ना जाने क्या क्या चक्कर चलाती। बहरहाल अब सब कुछ ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मगर रत्नावती, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? रत्ना हैरानी से संपूर्णी की ये बातें सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, बड़ी अजीब कहानी है, मगर मेरी कहानी कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर तुम इसे सुनना चाहती हो तो सुनो। रत्नावती है मेरा नाम। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मेरे माता पिता रहते थे, बल्कि यूं सुनो, बंसी राज जात का चमार था। अंग्रेजों ने उसे अपनी खिदमत के सिले में जागीरें बख्शी तो बदनसीब बस्ती चकमागढ़ी का इलाका इसके हाथ आ गया। चकमागढ़ी में इससे बड़ी बड़ी जागीरें मिल गई और बंसी राज चमार उन बड़ी बड़ी जागीरों का मालिक बन गया। लेकिन चमार की फितरत चमार ही रहती है। दौलत मिली तो अंग्रेजों के जूते साफ करते करते उसकी शख्सियत बदल गई। उसने अपने इलाके में अयाशियां शुरू कर दी और दूर दूर तक के इलाकों में परेशानी की लहर दौड़ गई। अगर बड़ी रात का होता तो कुछ बड़ाई भी होती दिल में, मगर चमार की औलाद ने अपने गिर्द चमार जमा कर लिए। इन चमारों में रसिया, तीजुमल और बहुत से लोग शामिल थे और वो सब बस्ती में नौजवान और हसीन लड़कियों को हासिल करके अपने मालिक तक पहुंचाते थे। और जात का चमार बंसीराज इन कलियों का रास चूस कर उन्हें मुख्तलिफ तरीके से मजबूर कर देता था कि वो किसी को इस बारे में ना बताएं। लेकिन बहरहाल बस्ती वालों को अपने ऊपर नाजिल होने वाली इस मुसीबत का पूरी तरह एहसास हो गया था। वो परेशान थे और इन्हीं परेशान लोगों में हीरा लाल भी था। हीरा लाल की बीवी शांति बेहद खूबसूरत औरत थी और बंसीराज के कुत्ते बंसीराज के लिए नई नई शक्लों की तलाश में रहते थे। चुनाचे बंसीराज ने शांति के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद रसिया को हुक्म दिया कि जिस तरह भी बंद पड़े शांति को इसके पास पहुंचाया जाए। बदनसीब हीरा लाल, जो अपनी बेटी और बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, मजबूर हो गया कि बस्ती छोड़ दे। इसे पता चल गया था कि महाराज बंसीराज इसकी धर्म पत्नी के चक्कर में है और बचने का कोई जरिया नहीं है। चुनाचे हीरालाल शांति और अपनी बेटी रत्ना को लेकर एक रात चकमागढ़ी से निकल गया, लेकिन कमीने कुत्ते इसके पीछे लगे हुए थे। पहाड़ी रास्ते में बंसीराज और इसके साथियों ने हीरालाल और इसकी बीवी को घेर लिया। हीरालाल की धर्मपत्नी शांति बच्ची को लेकर वहां से निकल भागी, जबकि वो लोग हीरालाल पर मुजालिम करने लगे और आखिरकार उन्होंने हीरालाल को खत्म कर दिया। लेकिन इसकी तरफ मुतवज्जो होने की वजह से वो शांति और रत्ना को देख ना सके। इधर शांति और रत्ना भागती हुई
एक गार में दाखिल होगी और वहां छुप कर बैठ गई। यहाँ तक तीर को एक और कहानी तरतीब देना मंजूर थी। चुनाचे जलजला आया और इस गार के दहाने के एक कोने पर एक पहाड़ी चट्टान ने ढक लिया। एक तरफ तो रत्ना और इसकी माँ शांति वहां महफूज हो गई, क्योंकि बाद में बंसीराज के कुत्ते इन दोनों को तलाश करने में नाकाम रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शांति और रत्ना की बदकिस्मती भी काम कर रही थी। जब काफी वक्त गुजर गया और शांति ने बाहर निकलने की कोशिश की तो इसे पता चला कि वो इस चट्टान को नहीं हटा सकती, जिसे चट्टान ने रास्ता बंद कर लिया है। इसने बहुत हिम्मत की, बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। फिर गुजरते हुए वक्त के साथ माँ और बेटी की जिंदगी की कहानी खत्म होने लगी। रत्ना के सूखे और प्यासे होंठों को देखकर शांति से रहा न गया। उसने बार बार बाहर जुबान निकालती हुई रत्ना के हलक में अपना होंठ टपकाया और रत्ना का हलक तार किया। रत्ना में जिंदगी की लहर दौड़ गई। शांति इसे अपना होंठ पिलाती रही। आखिरकार जख्मों से चूर शांति मर गई तो रत्ना ने भूख की शिद्दत से मजबूर होकर माँ का गोश्त भी नोच कर खा लिया। गार से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गार में बेशुमार कीड़े मकोड़े थे, जिन्हें खाकर रत्ना अपना पेट भरने लगी। फिर एक जल्जले ही ने वो चट्टान हटा दी जिसने रत्ना को कैद किया हुआ था। मासूम रत्ना बाहर निकल आई और जिंदगी की तलाश में चल पड़ी। लेकिन अब वो एक डायन बन चुकी थी, इंसानी खून की रस्सियाँ। चुनाचे वो अपनी तमाम तर मासूम फितरत के बिना पर बज़ाहिर मासूम रहती, लेकिन इंसानी खून उसकी कमजोरी बन चुका था। उसे जब भी मौका मिलता और जहाँ भी मौका मिलता वो इंसानों का खून पीकर उनका कलेजा निकाल कर चबा डालती। इस मासूम लड़की को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये डायन है। यहाँ तक कि वक्त ने उसे एक बार फिर बंसीराज के घर पहुंचा दिया। रत्ना छोटी उम्र की थी, लेकिन जवानी इस पर टूट पड़ी थी। बंसीराज के मुंह में पानी आ गया, लेकिन बदफितरत बाप का बदफितरत बेटा भी रत्ना के चक्कर में पड़ गया। ये अलग बात है कि रत्ना ने इसके बेटे के खून से अपनी प्यास बुझाकर बंसीराज के घर का चिराग बुझा दिया। इसके बाद रत्ना को शरदा मिली, जो एक चुड़ैल थी और एक कब्र में दफन थी। शरदा को रत्ना जैसी किसी नौजवान लड़की की जरूरत थी। चुनाचे शरदा ने इसे अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद रत्ना के हुस्न से फायदा उठाते हुए इसने विक्रम खन्ना का घर देखा, जो एक औबाश आदमी था। और फिर वो अपने इंतकाम के लिए रत्ना को विक्रम खन्ना के घर ले गई, जहां विक्रम खन्ना की बीवियों के दरमियान खुलबुली मच गई और उन्होंने रत्ना के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। रत्ना जयचंद नामी नौजवान से मुतासिर हो गई, जो इसी दौरान उससे मिला था। लोग अपनी अपनी हरकतें कर रहे थे, लेकिन रत्ना इन सब से जान छुड़ाना चाहती थी। फिर वो जयचंद के साथ वहां से निकल गई। जयचंद इसका साथ न दे सका। रत्ना मुख्तलिफ हाथों में पड़ती रही, यहाँ तक कि मुख्तलिफ मसाइल में गिरफ्तार होकर वो भाग उठी और अब वो तुम्हारे सामने है। रत्ना खामोश हो गई। संपूर्ण दिलचस्प निगाहों से इसे देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, तो तुम ही रत्ना हो? वही रत्ना? हाँ। और तुम इंसानी खून पीती हो? हाँ। ये रोग मेरे मन को लगा है। जब चांद पूरा हो जाता है तो मैं दीवानी हो जाती हूँ और खून पिए बगैर जी नहीं सकती। संपूर्णी का नन्हा सा कह कहा बुलंद हो और उसने कहा, और यही मैं भी करती हूँ। इंसानी खून पीना मेरे लिए भी जिंदगी का जामिन है। अगर मुझे इंसानी खून ना मिले तो समझ लो कि मैं भी नहीं जी सकती। इस तरह हम दोनों की मंजिल एक हो जाती है। मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरा और तुम्हारा मिलाप बड़ा कारामद होगा। अच्छा ये बताओ, आगे के जीवन के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? संपूर्ति, मैंने संसार बहुत कम देखा है। तुम शायद इस बात पर यकीन न करो कि मुझे जीना नहीं आता। मैं नहीं जानती कि संसार में लोग कैसे जीवन बिताते हैं। जयचंद से मुझे कोई प्रेम नहीं था। मेरे हाल में ये ख्वाहिश उभरती है कि मैं किसी को पसंद करूं और कोई मुझे, लेकिन वो हर लालच से पाक हो। मेरे सिवा संसार में वो और कुछ नहीं चाहिए। बस ये ख्याल मेरे मन में आता है, ऐसा कोई प्रेमी मिल गया तो शायद जीवन में कोई रंग आ जाए, वरना बेरंग जिंदगी गुजारूंगी। संपूर्णी हंसने लगी, फिर बोली, संसार के बारे में इतना भी नहीं जानती कि दौलत जीने में बड़ा सहारा देती है। एक दौलतमंद मर्द या औरत दुनिया की आंखों का तारा होता है। अगर दौलत ना हो तो इंसान सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। भगवान की सौगंध, मुझे ऐसी बातें नहीं मालूम। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या समझी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर ये बताओ कि क्या तुम भी मुझे अपने साथ रखना पसंद करोगी? तुम जितनी सुंदर और जितनी प्यारी हो, तुम्हें तो मैं अपने दिल में रखना चाहूंगी। अगर तुम मेरे साथ रहना पसंद करो, मगर हम करेंगे क्या? फिक्र मत करो, यहाँ से निकलते ही हम किसी शहरी आबादी में चलते हैं। संसार बहुत बड़ा है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक नाम लिया है तुमने, शरदा। दूसरा मुझसे मुंसलिक है, यानी रंधेरा। दोनों की फिक्र मत करो, मैं दोनों को देख लूंगी। हम अपना एक अलग जीवन बिताएंगे और इसके तहत अपना अलग संसार बसाएंगे। इंसानी खून मेरी भी ज़रूरत है और तुम्हारी भी। बस समझ लो, हम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी। मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ मुहैया कर दूंगी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रत्ना गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। बहुत देर तक संपूर्णी से बातें करती रही, फिर बोली, अब यूं करो, मुझे उठाकर अपने लिबास में छुपा लो, मुझे अपने सीने के पास रखो। ये अच्छा होगा अगर तुम मुझे दुनिया की निगाहों से बचा कर रखोगी। रत्ना ने आगे बढ़कर प्यार से संपूर्णी की मूर्ति को उठाया, लेकिन अब वो
मूर्ति कहाँ थी? एक नन्हा सा लचकदार वजूद था, इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखे तो देखता ही रह जाए। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, मेरी नन्ही सी सुखी, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तो ठीक है, मुझे अपने दिल में छुपा लो, संपूर्णी ने कहा और रत्ना ने इसे अपने सीने पर सजा लिया। संपूर्णी बोली, अब चलो यहाँ से, संसार हमारा है, मजाल है किसी की जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। रत्ना बेखौफी से इस इमारत से बाहर निकल आई और आगे का सफर करने लगी। अब इसके दिल में कोई खौफ नहीं था, लेकिन श्रद्धा और संपूर्णी का मामला बिल्कुल अलग अलग था। श्रद्धा के साथ इसे यूं महसूस होता था जैसे कोई वो बड़ी चील के पंजे में फंसी हो, और संपूर्णी के साथ इतना नरम, इतना प्यार कि दिल को भी खुशी हो। संपूर्णी से बातें भी करती रहती थी, इसकी बारीक, मध्यम और मुतन्नम आवाज रत्ना को सिर्फ सुनाई देती थी और ये आवाज इसके कानों में रस घोलती रहती थी। संपूर्णी रास्तों के बारे में भी जानती थी। चुनाचे घास का एक बड़ा सा मैदान तय करने के बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो गया और इन खेतों से गुजरने के बाद रत्ना एक आबादी में दाखिल हो गई। इस आबादी में पहुंचकर रत्ना ने एक रेल देखी जो एक बस्ती के किनारे से गुजर रही थी। संपूर्णी मुस्कुराकर बोली, वो सामने रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है, वहां से तुम रेल में बैठोगी और हम अपनी नई मंजिल की जानिब चल पड़ेंगी। रत्ना ने कहा, संपूर्णी, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे संसार के बारे में बहुत कुछ कम मालूम है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कान में सब कुछ बताती रहूंगी। हम इस संसार में अपने मन की सारी बातें कर लेंगे। और सुनो रत्ना, मंच का मन प्रेम का रसिया होता है। तुम्हें यकीनी तौर पर किसी प्रेमी की तलाश होगी। मैं तुम्हें बताऊं, संसार में किसी पर भरोसा करना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। कोई किसी का प्रेम नहीं मानता, सब लालची हैं। अपना कोमल शरीर इन्हें दे दो, खुशी से कबूल कर लेंगे, बल्कि दीवाने हो जाएंगे तुम्हारे लिए। जवाब में इनसे प्रेम मांगो तो आंखें चुराते हैं, पापी कहीं के। बेहतर यही है कि अपने हुस्न से काम लेकर इंसानों से खेलो, किसी को मन में ना बिठाओ कि मन रोगी हो जाए। क्या समझी? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं संसार को ज्यादा नहीं जानती। तुम संसार के बारे मुझे समझा दो। समझा दूंगी, अच्छी तरह समझा दूंगी, चिंता ही मत करो तुम, संपूर्णी ने कहा। अच्छा तू एक बात बताओ, मेरे पास तो कपड़े वगैरह भी नहीं हैं। अरे फिक्र क्यों करती हो, चलो तो सही। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गई तो संपूर्णी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो सामने एक सूटकेस रखा है, वो तुम्हारे लिए है। अरे दया रे दया, किसका है वो सूटकेस? में से हाथ लगाऊंगी तो कोई चोर नहीं समझकर मेरी मरम्मत शुरू कर देगा। जवाब में संपूर्णी की खनकती हुई हंसी सुनाई दी। फिर इसने कहा, पागल, मैं तेरी दोस्त हूं ना, मैं तेरे लिए जो कुछ करूंगी वो समझ ले कि तुझे किसी किस्म की तकलीफ में मुब्तला नहीं होने देगा। वो सूट कुछ तेरा ही है, तेरे लिए। और सुन, इसमें बहुत से रुपए भी रखे हुए हैं, हमारे काम आएंगे। अब मैं और तू अलग कहाँ है, मगर एक और बात भी सुन ले। क्या? मैं ये नहीं कहती कि तू मेरी गुलाम है, बल्कि गुलाम तो तेरी मैं हूँ रत्ना, मगर जो मैं कहूंगी वो करती रहना, कुछ सोचना नहीं इस बारे में। जवाब में रत्ना गहरा सांस लेकर खामोश हो गई थी। संपूर्णी के इशारे पर इसने सूटकेस उठाया। सूटकेस की पहली दराज में रेल का टिकट भी रखा हुआ था और नोटों की गड्डियां भी। रत्ना सूटकेस उठाकर एक जगह आ गई। रेलवे स्टेशन पर बहुत से मुसाफिर मौजूद थे। रत्ना ने ट्रेन के आ जाने के बाद संपूर्णी से सवाल किया तो वो कहने लगी, 8 नंबर बोगी में चलकर बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। चलो चलती रहो। 8 नंबर बोगी एयर कंडीशन थी। टिकट के मुताबिक रत्ना की सीट वहां मौजूद थी। चुनाचे इन सारे हंगामों से निकलकर रत्ना की जिंदगी में एक नए सफर का आगाज हो गया। थोड़ी देर के बाद रेल आगे बढ़ गई। रत्ना मसरूर निगाहों से शीशे से बाहर का मंजर देखती रही। अचानक ही इसे अपने कंधे पर हल्की सी कुलबुलाहट का एहसास हुआ। इसने पलट कर देखा तो संपूर्णी इसके कंधे पर सवार, इसके कपड़े से अपने आप को ढके हुए शीशे से बाहर का मंजर देख रही थी। रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। संपूर्णी के जहन के तार जैसे रत्ना के जहन के तारों से जुड़े हुए थे। इसकी बारीक आवाज उभरी, रेल में बैठकर बाहर दौड़ते हुए संसार को देखना मुझे बेहद पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे साथ रहकर तुझे खुशी ही होगी रत्ना। बस एक बात तुझसे बार बार कह रही हूँ, कभी किसी भी वक्त मुझसे झगड़ा मत करना, मेरे साथ मिलकर रहना। मेरी भला क्या हिम्मत हो सकती है संपूर्णी कि तुझसे झगड़ा करूं, रत्ना ने जवाब दिया। बहुत देर तक वो दोनों बातें करती रहीं। फिर अचानक ही संपूर्णी ने कहा, अरे वो देख जरा, उस कंपार्टमेंट के इस कोने में वो जो एक गोरा चिट्टा आदमी बैठा हुआ है। रत्ना की निगाहें उस तरफ उठ गईं। उस शख्स की उम्र कोई 50-52 साल के करीब थी। वो एक गोरा चिट्टा और अच्छी सेहत का मालिक था। वो रत्ना को अजीब सी निगाहों से घूर रहा था। रत्ना की निगाहें उससे मिली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। रत्ना ने ताजुब से संपूर्णी को देखा और बोली, क्या मकसद है ये महाशय तुझे दिलचस्पी की निगाहों से देख रहे हैं, यानी एक मर्द की निगाह से? तो और क्या? संपूर्णी हंस पड़ी। भगवान सत्यानाश करे इनका, सारे बूढ़े मेरी ही तकदीर में लिखे गए हैं। संपूर्णी बहुत हंसी, फिर बोली, तुझे विक्रम खन्ना याद आ गए होंगे। तुम्हें कैसे मालूम? तूने ही तो बताया था। और हाँ, ये विक्रम खन्ना से कम नहीं है, इतनी ही उम्र का होगा कम बख्त। एक बात सुन, इनसे दोस्ती कर, हैसियत के बड़े मालूम होते हैं, तेरे काम आएंगे। मगर
वादा किया था तूने कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगी, और मैं तुझे ये बता दूँ कि जो कुछ मैं कहूँगी वो तेरे लिए अच्छा ही होगा। तू देख तो सही, असल में एक बात तुझे बताऊँ रत्ना, इस संसार में इंसान इंसान का मोहताज है, किसी न किसी से तो कदम बढ़ाकर रास्ता बनाना ही होगा। ऐसे ही बात से बात चलती है, क्या समझी? हाँ कह तो ठीक रही हो संपूर्णी, मगर मैं क्या करूँ? ना ना कुछ ना कर, बस देखती रह कि वो महाशय जी क्या करते हैं। रत्ना खामोश हो गई। अब संपूर्णी की बातों से इसे दिलचस्पी महसूस हो रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो महाशय अपनी जगह से उठे और वॉशरूम की तरफ जाने लगे। हालांकि वॉशरूम दूसरी तरफ भी था, लेकिन उन्होंने इधर से गुजरना जरूरी समझा, और चंद लम्हात के बाद वो रत्ना के पास पहुंचे और जानबूझकर नीचे रखे हुए रत्ना के टेची को ठोकर मारी। फिर जल्दी से माजरत करके वहीं बैठ गए और टेची को संभाल कर रखने लगे। इसके बाद वो रत्ना से बोले, माफ कीजिएगा देवी जी, गलती से ठोकर लग गई, मैंने जानबूझकर ठोकर नहीं मारी थी। रत्ना जवाब के लिए तैयार थी, कहने लगी, अरे अरे तो इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आप तो बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप महान हैं देवी जी, वरना लोग तो जरा जरा सी बातों पर मरने मारने पर तुल जाते हैं। मैं भला आपसे कैसे लड़ सकती हूँ? अरे क्यों? वो बोले, आप तो शायद इधर जा रहे थे किसी काम से। हाँ बस बैठे बैठे मन उकता गया था, सोचा बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। तो बैठ जाइए। जब मन उकता जाता है तो मंच को किसी से बात कर लेनी चाहिए। मैं भी तो अकेली ही हूँ। महाशय जी को और क्या चाहिए था? खुशी से दांत निकालकर एक जम बैठ के, जगह काफी थी, बहुत कम मुसाफिर थे इस डिब्बे में, बड़े लोगों के सफर की जगह थी, चुनाचे चंद बड़े लोग इसमें मौजूद थे। महाशय जी ने बैठते हुए कहा, आप बड़ी खुश अखलाक मालूम होती हैं, वरना आमतौर से लड़कियां ये समझती हैं कि मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। रत्ना संपूर्णी के इशारे पर बोल रही थी। मैंने कहा ना, ये तो मन की बुराई है। आपका नाम क्या है देवी जी? रत्नावती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।